नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण स्टोरी में मैं जेल में बंद नरेश मीणा और टोंक की जिला कलेक्टर सौम्या झा दोनों को लेकर मैंने एक रोचक स्टोरी आपके लिए तैयार की है। लीक से हटकर स्टोरी आपके लिए मैंने तैयार की है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं अब पूरे हिंदुस्तान भर के। अभी हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक की जिला कलेक्टर सौम्या झा की तारीफ़ की है, और इससे पहले समरावता से पहले नरेश मीणा को सिर्फ राजस्थान के लोग ही जानते थे, लेकिन समरावता के मामले के बाद में उन्हें पूरे देश भर के लोग जानने लगे हैं। तो दोनों काफ़ी पॉपुलर चेहरा हैं, दोनों को लेकर मैंने एक स्टोरी तैयार की है। लेकिन इससे पहले पेंटागन के पूर्व अधिकारी रूबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, डूब कर मर जाना चाहिए जनरल मुनीर को। उन्होंने जनरल मुनीर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर सूअर के लिपस्टिक भी लगा दें तब भी वो सूअर ही रहेगा। यानी जनरल मुनीर पर तंज कसते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बयान इसलिए दिया है कि अभी हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की गई, 27 पर्यटकों की, उसके 2 दिन पहले ही जनरल मुनीर ने हिंदुओं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद में ये जो हमला हुआ, तो तमाम दुनिया भर के लोग कहते हैं कि ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, सेना का हाथ है, पाकिस्तान की सेना का हाथ है। इसीलिए जनरल मुनीर अब दुनिया भर के लोगों के निशाने पर आ गए हैं। रूबिन ने कहा है, रूबिन ने तो बाकायदा ओसामा बिन लादेन की तरह मुनीर को माना है और कहा है कि फ़र्क इतना है कि लादेन गुफा में रहता है और जनरल मुनीर महल में रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2023 के अक्टूबर माह में हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था, और इस हमले के बाद में ही इजराइल और गाज़ा के बीच में युद्ध हुआ, और ये जो हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था, ठीक उसी तरह का हमला यहाँ पर पहलगाम में हुआ है। तो ये इस तरह की बातें अगर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के लिए की जाती है, तो पाकिस्तान की आवाम को भी ये सोच लेना चाहिए कि जो उनकी रक्षा कर रहे हैं वे इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षस हैं। इस बात को पाकिस्तान की पब्लिक को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, वहाँ पर राजनेताओं की कोई नहीं सुनता, वहाँ तो सब सेना की ही सुनता है, अब से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। इसलिए पाकिस्तान बहुत जल्दी ही अब पूरे दुनिया भर में जिस तरह से उसकी भर्त्सना हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना लगातार कमज़ोर हो रही है, सेना के पास जो सेना के वाहनों में पेट्रोल डीजल भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तमाम तरह के वहाँ पर जिस तरह के हालात बिगड़े हुए हैं, उन हालातों के बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान भले ही सुधरे, लेकिन पाकिस्तान की सेना सुधरने वाली नहीं है, और जब पाकिस्तान की सेना ही नहीं सुधरेगी तो पाकिस्तान कहाँ से सुधरेगा, वहाँ के लोग कहाँ से सुधरेंगे। हालांकि इमरान खान ने थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर की थी, अलग जिस तरह के उनकी जो पार्टी थी वो ज़रूर पाकिस्तान के लोगों के कल्याण के बारे में सोचती थी, और लेकिन वहाँ भी जिस तरह से आप सबको पता है कि वहाँ पर किस तरह से मतदान होता है, सेना का ही काफ़ी एक तरीके से रुतबा रहता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरह से जो समर्थन मिलना चाहिए था पाकिस्तान की पब्लिक का, वो सेना की वजह से नहीं मिल पाया, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए बल्कि जेल में बंद हैं। खैर, मैंने ये जो सारी बातें इसलिए कही है कि कल जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई है, ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसमें ये बात ज़रूर है कि भारत के राजनीतिक दल ज़रूर एक दूसरे की टांग खींचे सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन जब भारत पर कोई विपत्ति आती है तो पूरे दल एकजुट नज़र आते हैं, एकजुट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। जिस तरह से कल भारत सरकार ने भी अपनी गलती को स्वीकारा। कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने, विपक्ष ने पूछा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर चूक तो हुई है, इतना बड़ा वहाँ पर एक बड़ा पर्यटन स्थल है और वहाँ पर सुरक्षा के किसी भी तरह के इंतजाम नहीं थे, एक सुरक्षाकर्मी तक वहाँ पर तैनात नहीं था, तो इंटेलिजेंसी की जो इंटेलिजेंसी का काम जिन अधिकारियों को दिया गया है वो कहाँ पर थे, CRPF के जवान कहाँ पर थे, लोकल पुलिस कहाँ पर थी, ये तमाम तरह के सवाल पूछे गए। तो बाकायदा भारत सरकार ने अपनी गलती को स्वीकारा भी, और उन्होंने कहा भी कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है। अब ये चूक हुई है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, लेकिन भारत इसका करारा जवाब देगा, ये भी बिल्कुल तय है पाकिस्तान को। दोस्तों, नरेश मीणा को लेकर आज कोर्ट में फैसला आने वाला है। पिछली सुनवाई में जिस तरह से नरेश मीणा के वकीलों ने
दो मामलों में एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारने के मामले में और समरावता की आगजनी के मामले में, इन दो मामलों में कुछ धाराओं को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी और कहा था कि ये धाराएं तो बनती ही नहीं है। जिसमें आगजनी की जो धारा थी उसके बारे में तो बाकायदा नरेश मीणा के वकीलों का कहना है कि जब सरकार ने मुआवजा देना शुरू कर दिया है आगजनी का, तो मुआवजा तो सरकार जब ही देती है जब सरकार को यह आभास हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है या प्रशासन की कोई गलती हुई है। और जब मुआवजा देना शुरू हो गया है तो कम से कम यह आगजनी वाला मामला नरेश मीणा पर कहाँ बनता है। इस धारा को थोड़ा हटाइए। और इसी तरह से एसडीएम अमित चौधरी के जब थप्पड़ जड़ते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ नज़र आ रहा है कि उनके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी तक भी नहीं थी, वो सिर्फ हाथ से ही उन पर वार कर रहे थे। तो उनके वकीलों का यही कहना है कि हाथ से अगर वो इस तरह से उनके वार कर रहे थे, उनके हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था, छोटा मोटा हथियार भी नहीं था, तो फिर ये एक तरीके से हत्या का प्रयास करने का मामला यहाँ पर कहाँ बनता है। तो इस तरह की कुछ धाराएँ थी, उनको लेकर ही ये मामला चल रहा था। वो बहस अब कंप्लीट हो चुकी है और आज शाम तक उस पर फैसला आने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि सौम्या झा के काम करने की तारीफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी खुश हैं। पीपलू उपखंड में जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आया है, कहा जा रहा है कि पहले जिस तरह से 2 साल पहले वहाँ पर जो गुणवत्ता में सुधार का प्रतिशत सिर्फ 20% था, वो अब 99.9% पहुँच गया है। यानी वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वेट, हाइट और स्वास्थ्य को लेकर एक ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर बदलाव हुआ है। और इसके पीछे जो मेहनत है वो सौम्या झा की बताई जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे इस काम को जिस तरह से उन्होंने मॉनिटरिंग किया, वो खुद भी ये कहती है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जब उन्होंने काम संभाला तो उस समय जो डाटा पेश किए जाते थे बच्चों की हाइट के, एक तरीके से हाइट के, वेट के और उनके स्वास्थ्य के बारे में, कुपोषण बच्चों के बारे में जो डाटा पेश किए जाते थे, तो वो एक तथ्य से परे थे, वो एक तरीके से गलत डाटा हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने काम को संभाला, देखा, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी निश्चित कर दी कि हर महीने की 10 तारीख को आप प्रत्येक बच्चे की हाइट, जो हाइट होती है और जो डाइट होती है और जो कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारियाँ होती है वो आप 10 तारीख को अपलोड कीजिए प्रत्येक बच्चे की। और फिर वो जो अपलोड होता है, वो जो डाटा अपलोड होता है उसको बाकायदा उसके ऊपर का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। वो उस डाटा को देखता था कि ये कहीं गलत डाटा तो पेश नहीं किया गया है फॉर्मेलिटी के तौर पर। और फिर जब वो पूरा चेक कर लेता था तो उसके बाद में टोंक जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से उस डाटा को चेक किया जाता था कि ये जो डाटा दिया गया है ये सही है या नहीं है और इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, किस तरह से सुधार किया जाए। और फिर उस पूरे डाटे को देखकर वहाँ पर वो अपने स्तर पर एक किस तरह से जो कमियां आती थी उन्हें दूर करने का वो प्रयास करती थी। यानी एक नियमित रूप से उन्होंने एक प्रोसेस बनाकर रखा था सौम्या झा ने इस आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को सुधारने के लिए, और उसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। करीब कुछ दिन पहले वहाँ पर दिल्ली से एक जो टीम आई थी पीपलू उपखंड में, तो स्कूल की आंगनबाड़ी और जो पीएससी है, ये तमाम तरह के केंद्रों का उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया था। तो शुरू में तो 30 और उस समय वहाँ पर सभी ने काम करने की काफ़ी तारीफ़ की थी वहाँ के बदलाव को देखकर। उसके बाद में शुरू में तो 30 उपखंडों में शामिल था पीपलू उपखंड पूरे देश भर में, लेकिन बाद में टॉप के 15 उपखंडों में शामिल हो गया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर पीपलू उपखंड की जमकर तारीफ़ की और इस काम के लिए सौम्या झा की उन्होंने एक तरीके से पीठ थपथपाई। तो अब तो कहीं ना कहीं टोंक के जो लोग हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे सौम्या झा की कार्यप्रणाली को लेकर, उन्हें भी ये थोड़ा मन में तो विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा ही कि कहीं ना कहीं जो टोंक जिला प्रशासन की कमान एक अच्छे अधिकारी के हाथों में है। अब देखिए वो जो मामला हुआ था, समरावता वाला मामला हुआ था, उसमें जो एसटी आयोग की जो टीम एसटी आयोग की जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट में ये कहा है कि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी मौके पर, अगर वो अपने अधिकारों का वहाँ पर उपयोग करके कोई उसी समय कोई कड़ा स्टेप उठाते तो ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। अगर नेट बंदी कर दी जाती तो ये इतना बड़ा मामला नहीं होता, क्योंकि उस समय नरेश मीणा के जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अब वहाँ पर जो बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर मौके पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी वो अमित चौधरी की बनती थी, क्योंकि वो एरिया मजिस्ट्रेट थे। हालांकि वो लगातार जिला कलेक्टर से बात जरूर
कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी एक RS अधिकारी हैं, बात ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन वो स्थिति को ठीक तरह से भांप नहीं पाए। वो ये नहीं आइडिया लगा नहीं पाए कि ये जो माहौल बन रहा है, ये गर्म माहौल हो रहा है, ये आगे क्या रूप धारण कर सकता है, आगे किस तरह की स्थितियां बन सकती है। वो जो एक दूरगामी सोच होती है, वो सोच, उस सोच को वो नहीं समझ पाए। और अगर वो समझ जाते और उसी समय अगर वो नेटबंदी के लिए जिला कलेक्टर महोदय को रिक्वेस्ट कर देते, या और कोई उनके दिमाग में कोई काम, ऐसा कोई तरीका आ रहा था कि आगे किस तरह के हालात बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, उन्हें कैसे किस तरह से रोका जाए, अगर इस मामले में अगर वो टोंक जिला कलेक्टर को थोड़ा कहते, रिक्वेस्ट करते कि हमें इस तरह से ये कदम उठाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर जिला कलेक्टर उस उनके उस जो वो राय दे रहे थे उस पर थोड़ी गौर भी करती। लेकिन बड़ी बात यही है कि उस समय अमित चौधरी शायद वो ये आइडिया नहीं लगा पाए। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं तो लगातार जिला कलेक्टर महोदय के कांटेक्ट में था, और जिस तरह से ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे थे, तमाम तरह की मांगे कर रहे थे, मैं लगातार अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा रहा था। लेकिन वो इस बात का आइडिया नहीं लगा पाए कि ये जो सारा मामला हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से प्रसारित हो रहा है, और आगे किस तरह की स्थितियाँ बन सकती है, वो इस तरह का शायद वो आइडिया नहीं लगा पाए। और आइडिया लगा लेते और कह देते कि इसमें हमें नेटबंदी करनी चाहिए। तो अगर जिस तरह से ST आयोग ने कहा है कि अगर उस समय नेटबंदी हो जाती तो ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, अब ये एक तरीके से जो हो गया तो हो गया। अब नए सिरे से जिस तरह से सौम्या झा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ़ की है, और आज ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो गंभीर जो धाराएं हैं वो शायद हट सकती हैं, क्योंकि जहां समरसता के मामले में पीड़ितों को एक तरीके से मुआवजा देना शुरू हो गया है, तो ये जो आगजनी वाली जो धारा नरेश मीणा पर लगाई गई है तो ये भी हट सकती है। और जो हत्या के प्रयास के 307 की जो धारा है वो भी शायद हट सकती है। अब हटेगी या नहीं हटेगी ये तो शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सौम्या झा की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ़ की है, उससे कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी ये थोड़ा सा ये लगा होगा कि जो एक तरीके से कहा जा रहा था कि समरसता के मामले में कि अधिकारियों की अदला बदली तक नहीं की गई, वहाँ पर जो अधिकारी अब तक लगे हुए हैं वो अभी भी लगे हुए हैं, तो शायद उन लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, जिस तरह से पीपलू उपखंड में जो बदलाव हुआ है, तो हो सकता है इस तरह की रिपोर्ट पहले से भजनलाल शर्मा के हाथों में भी थी। शायद उन्हें ये उम्मीद थी कि जो टोंक में जो काम हो रहा है और बाकी जगहों पर वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो शायद इसी वजह से उन्होंने जो अभी IAS अधिकारियों को बदला था तो शायद नहीं बदला होगा। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौम्या झा के काम करने के तरीक़ों को सराहा है, उससे निश्चित रूप से सौम्या झा के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। नमस्कार।